हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, आज इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे। इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, इसकी कार्य विधि क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो यदि आप जानते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए हम लोग डिटेल एक एक करके हम लोग समझते हैं और आप लोग कमेंट भी करते रहिए। देखते हैं कि कौन कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं, सही कर पाते हैं या गलत, हम उसकी जवाब आपको जरूर देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि किस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी काम करता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सरल सूक्ष्मदर्शी, और उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो आप भी बताइए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं जो निकट की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब बना करके हम देख पाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो छोटी छोटी वस्तुओं को या अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है, उसी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यह दो लेंसों से बना या दो लेंसों से बना या दो लेंसों से बना प्राकृतिक या दो लेंसों से बना एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है या बना एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो यह दो लेंसों से बना एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो समीप की सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछता है। इसे आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। इस प्रतिबिंब द्वारा प्रेक्षक की आंख पर प्रेक्षक की आंख पर बना दर्शन कोण काफी बड़ा होता है। आंख पर बना दर्शन कोण काफी बड़ा होता है। दर्शन कोण काफी बड़ा होता है। दर्शन कोण बड़ा होता है। फलस्वरूप आंख को वस्तु बड़ी दिखाई देती है। फलस्वरूप आंख को वस्तु बड़ी दिखलाई देती है। ध्यान से समझिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दो लेंसों का बना होता है
या अति सूक्ष्म वस्तु या अति निकट रखी वस्तु को हम इसका आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। आंख पर वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, जिसके कारण वस्तु बड़ी दिखाई देती है। इसके पहले भी हम लोग दर्शन कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्शन कोण किसे कहते हैं? जो वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं, या प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पे कोण बनता है उसे हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। तो इस तरह से जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो हमारी आंख पर उस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनता है, जिसके वजह से वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी रचना की। ये इसकी बनावट कैसा होता है। बनावट के बाद हम इसकी सिद्धांत और कार्य विधि की भी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। आप लोग भी बताएं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, तो कौन लेंस होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हम बता रहे हैं रचना, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे समझ लीजिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या कहेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज see large magnification image of any near object. Optical means compound microscope is an instrument which is see a large image of a near object. अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नियर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका लार्ज मैग्निफाइड जो इमेज बनता है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। Visual angle is making by an lens. Compound microscope is greater, so object will be looking big by our eye. Means हमारे आंख के द्वारा जो हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका विजुअल एंगल जो बनता है बहुत बड़ा बनता है, जिसके वजह से हम उस वस्तु को बड़ा देख पाते हैं। चलिए हम रचना की बात करते हैं। जैसे कि आपको बताए हैं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें 2 उत्तल लेंस होता है। एक वस्तु की तरफ होती है और एक नेत्र की तरफ होती है। वस्तु की तरफ जो होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में बोल देते हैं। जो आंख की तरफ लेंस होती है उस लेंस को हम लोग बोलते हैं आई लेंस, जिसे हम लोग हिंदी में नेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। तो हम फिगर को बताएंगे, ध्यान से आप लोग फिगर को देखिएगा, क्योंकि मेन है फिगर कि वस्तु को कहां पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप फिगर इसे ध्यान से देखिएगा। 2 उत्तल लेंस है, एक ये और एक हम कर लेते हैं एक बड़ा सा लेंस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 उत्तल लेंस है, एक हमारा L1 कर लेते हैं और एक हमारा L2 कर लेते हैं। ये L1 को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और L2 को क्या बोलते हैं? L2 को क्या बोलते हैं? आई लेंस। इसको हम लोग आई लेंस बोल लेते हैं, आई लेंस। और ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान से समझिएगा। ये 2 लेंस हैं। इसका हम मान लेते हैं कि जो प्रकाशीय केंद्र है, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, C1, और इसका प्रकाशीय केंद्र जो है वो C2 है। फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा, मेन फिगर ही होता है। ये L1 L2 2 लेंस है, जिसे हम लोग उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आंख की तरफ होता है उसे हम आई लेंस बोलते हैं। ये C1 C2 जो है, ये C1 ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ये C2 जो है ये ऑप्टिकल आई लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। हम ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ये FO है और ये हमारा 2FO है। ध्यान से समझिएगा। ये FO और 2FO के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को AB को रखते हैं
ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये फोकस से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। और दूसरा जो है रे ऑफ लाइट, इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के इस तरह से जाती है। यहां पर जो है ये इमेज का फॉर्मेशन बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है इससे बड़ा बनता है, रियल बनता है एंड वो रियल और वर्टिकल होता है। ध्यान से समझिएगा। ये जो इमेज का फॉर्मेशन बना इसे हम ले लेते हैं ए डैश और ये ले लेते हैं बी डैश। क्या ले लेते हैं? ए डैश और बी डैश। जो प्रतिबिंब बना, इमेज बना, किसके द्वारा? तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, यानी कि इस अविदृश्यक लेंस के द्वारा। कब बना? जब वस्तु AB को FO और 2FO के बीच में रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश बनता है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब क्या है कि यह जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। मीन्स ये आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप है, जिस पाइप पे हम L1 L2 लेंस को कसे हुए हैं, इस पाइप पर लेंस को इस तरह से हम आगे पीछे कर लेते हैं कि ए डैश बी डैश जो है वो वस्तु का कार्य करने लगती है। जब इस वस्तु का कार्य करने लगती है तो इसका जो प्रकाश है, ये आपका प्रकाश यहां से ऐसे चली जाती है लेंस के द्वारा। दूसरा जो प्रकाश है यहां से ऐसे चली जाती है। और जब ये आई है, इस आई के द्वारा जब हम इसका इमेज देखते हैं, ध्यान से समझिए, आई के द्वारा जब हम इमेज देखते हैं तो ये जो है इस तरह से, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये डॉट लाइन क्या बता रहा है? कोई बताएगा? कमेंट करिए और बताइए कि ये डॉट लाइन क्यों किए हैं। ये डॉट लाइन क्यों किए हैं? यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो बताइए ये डॉट लाइन क्यों किए? ए डबल डैश बी डबल डैश, एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया। कब निर्माण हुआ? जब ए डैश बी डैश जो है वो आई लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो ये जो यहां से प्रकाश जाती है लेंस से और यहां से अपवर्तित हो जाती है, तो जब हम आंख से देखते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट होता है, ध्यान से समझिएगा, ये रे ऑफ लाइट ये लगता है कि कहीं एक बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है। और जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है वो एक कटान बिंदु मिल जाता है। ये दोनों जो होता है ऐसा लगता है कि कहीं एक बिंदु से आ रही है। उस बिंदु पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। अब मान लेते हैं ये ए बी के अगर हम पैरेलल अगर इसको खींच लेते हैं, ये पी कर लेते हैं, तो इसके द्वारा जो ये पैरेलल खींच लिए ए बी का, ये ए डबल डैश पी, इसके द्वारा जो हमारी आंख पर जो एंगल का फॉर्मेशन बनता है वो अल्फा हो जाता है। यानी कि जब हम आंख से अगर हम वस्तु को देखते हैं तो जो दर्शन कोण बनता है वो अल्फा बनता है। और जब हम यही आंख से जब इस प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? बीटा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है C1A ये वस्तु की दूरी है UO। क्या है? वस्तु की दूरी UO। UO क्यों लिखे हैं? ये O बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का ये वस्तु की दूरी है। और ये आपका ये A डैश
बी डैश जो है ये प्रतिबिंब है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये VE कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? VE। और VE नहीं VO करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो A डैश B डैश आप इमेज देख रहे हैं, ये A डैश B डैश इमेज किसके द्वारा बन रहा है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो VO से डिनोट करते हैं। और यहां से यहां की डिस्टेंस जो होता है ये हम FE कर लेते हैं इस आई लेंस के लिए। और आप देखिए ये A डैश B डैश जो है ये आई लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए हम UE कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अभी हम लोग थ्योरी में ये VO UE और ये कैपिटल D हम लोग डिनोट करेंगे। तो एक बार फिर से समझिए, D जो है आई लेंस से फाइनल इमेज का जो दूरी है उसे हम कैपिटल D से डिनोट किए हैं। और A डैश B डैश जो है वो आई लेंस से वस्तु की दूरी है, इसलिए UE से डिनोट किए हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो VO से डिनोट किए हैं। इस तरह से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि फिगर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत लोग बीच में आए हैं तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक एक स्टेप आपको समझाए हैं, एक एक फिगर बना करके। तो इससे आप इस वीडियो को भी आप शुरू से जरूर देखिएगा, आप अगर बीच में आए हैं तब। तो ये इस तरह से ये फिगर बन गया है, ये रचना हो गई। अब हम लोग इसकी सिद्धांत और कार्य विधि की बात करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बता दे रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, L1 L2 दो उत्तल लेंस होता है। L1 को हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, L2 को हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी छोटी होती है, इसलिए इसका जो लेंस होता है वो छोटा होता है। लेकिन नेत्रिका का जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है। इसलिए आप फिगर में भी देख सकते हैं कि L1 छोटा है और L2 बड़ा है। और वस्तु को कहाँ रखते हैं? FO और 2FO के बीच में रखते हैं। FO का मतलब होता है मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब इस ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक लेंस का ये फोकस दूरी है। और जब भी दूरी मापते हैं तो हम ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। तो C1 जो है ये L1 का ऑप्टिकल सेंटर है। मीन्स हम कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस का प्रकाशिक केंद्र C1 और नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र C2 है। तो इस तरह से ये फिगर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी सिद्धांत और कार्य विधि की। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम इसे मिटाएंगे और फिगर को अभी रहने देंगे, क्योंकि हम कार्य विधि को लिखेंगे। कार्य विधि को समझाने के लिए आपको फिगर की बहुत जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्य विधि की बात करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि जो प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक लेंस का, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। फिर उसके बाद बताइएगा कि आई लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब सिद्धांत में हम लोग करते क्या है, सिद्धांत में लिखते हैं इस फिगर के बारे में। आप कंस्ट्रक्शन में तो लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग को लिखना होता है कि दो उत्तल लेंस होता है, जो L1 L2 है को अभिदृश्यक बोलते हैं और L2 को हम लोग नेत्रिका बोलते हैं। और
नेत्रिका जो लेंस होता है वो नेत्र की तरफ होती है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदृश्यक लेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। और ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ए डैश बी डैश बना है। इसका ये ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करता है, वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। यही हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग सिद्धांत और कार्य विधि की भी बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत और कार्य विधि। देखिए दोनों एक ही तरह से हम कह सकते हैं, सिद्धांत और कार्य विधि, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जो सिद्धांत हम बताएंगे वही आप लोग कार्य विधि में भी लिख दीजिएगा। सिद्धांत में जो बताएंगे वही कार्य विधि में आप लोग लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। लिखेंगे क्या? जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी, जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी, जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी के एक अभिदृश्य अभिदृश्यक लेंस के सामने AB वस्तु को FO और 2FO के बीच रखते हैं, FO और 2FO के बीच रखते हैं, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका प्रतिबिंब AB का कैसा बन रहा है? A डैश B डैश से ये वास्तविक है, उल्टा है, और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो लेंस के दूसरी ओर बनता है, जो लेंस के दूसरी ओर बनता है। आप देख सकते हैं AB एक तरफ लेंस के है, और इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के दूसरी तरफ बनता है A डैश और B डैश। यदि यह प्रतिबिंब बड़े द्वारक वाले, यदि यह प्रतिबिंब बड़े द्वारक वाले एक अन्य उत्तल लेंस E के एक अन्य उत्तल लेंस कैपिटल E के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब लेंस के लिए एक वस्तु की तरह, प्रतिबिंब लेंस के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। आभासी उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसका जो दूसरा लेंस है यानी कि नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, तो उल्टा कैसे बनता है। जनरली हम लोग पढ़े हैं कि जो वास्तविक बनता है उसके साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ऐसा केस होता है जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के लेंस यानी कि अभिदृश्यक से, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तो बनता है और आवर्धित भी बनता है, लेकिन वही वस्तु जो होता है लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जब वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो उस आभासी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब आभासी बनता है और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित बनता है। आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अभिदृश्यक लेंस के F0 और 2F0 के बीच में AB वस्तु को रखे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बना है लेंस के दूसरी तरफ A', B' बना है। A', B' जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है और आवर्धित है। ये A', B' आप देख रहे हैं कि एफी और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच बना है A', B'। अब ये A', B' इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब जो अंतिम बनता है वो A' और B' प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये A' और B' जो है ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी है और उल्टा है। ये डॉट लाइन बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो आभासी है और उल्टा है और बहुत ही बड़ा है। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जो है आभासी, उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा अगर आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। लेकिन आपको इसे याद रखना होगा कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो उस अंतिम प्रतिबिंब का जो प्रकृति होती है वो आभासी होता है और उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। तो चलिए, ये तो हम इसकी कार्य विधि भी यही है और इसकी सिद्धांत भी वही है। तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे आवर्धन क्षमता का, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, ये आप लोग लिख लिए। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो सिद्धांत हमने लिखा है ये सिद्धांत ही कार्य विधि के रूप में पुनः आप नोट कर सकते हैं। जो सिद्धांत लिखे हैं
इस सिद्धांत को पुनः आप कार्य विधि के रूप में नोट कर सकते हैं। ज्यादा कार्य विधि में कुछ करना नहीं है, यही सेम टू सेम, बस ये टॉपिक चेंज कर दीजिएगा। सिद्धांत है, उसके बाद आप कार्य विधि लिख करके पुनः ये आप उतार लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ लिए, उसकी रचना के बारे में पढ़ लिए। रचना में हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं और फिगर के बारे में कुछ वर्णन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत जो लिखे हैं वही चीज आप लोग कार्य विधि में भी नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F0 एंड 2F0, व्हेन ऑब्जेक्ट kept between या placed between F0 और 2F0, then its image will be formed A dash B dash real and inverted and magnified on the other side of the lens, on the other side of the lens, and this image is looking like a virtual object of the eye lens. This image is looking like a virtual object of the eye lens because this image formed Fe and C2, means focal length of the eye lens and optical center of the eye lens, and its final image formed A double dash B double dash. This image is virtual, inverted and very magnified. तो इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये आप नोट कर सकते हैं वर्किंग के रूप में है ना, प्रिंसिपल के रूप में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसे हम मिटा रहे हैं। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं। यानी कि अगर लेंस की क्षमता अगर निकालना हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्षमता निकालना हो, तो हम लोग किसे कहेंगे, कैसे कहेंगे कि इसकी क्षमता कितनी होती है। कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो उसकी क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्षमता क्या होती है। चलिए हम आवर्धन क्षमता की बात कर रहे हैं। किसकी आवर्धन क्षमता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, और किसकी पावर की बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा उसकी बात हम लोग करेंगे, इसका थ्योरी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, हमेशा पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत, कार्य, बनावट और रचना की गणना करें और इसकी क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं ये पढ़ लिए, इसकी रचना के बारे में पढ़ लिए, और इसके जो कार्य विधि और सिद्धांत है दोनों एक ही है, तो दोनों हम लिख दिए। दोनों यानी कि कार्य विधि जो है वही सिद्धांत है, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करें इसकी क्षमता, क्षमता किसे कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं इसके पहले भी सरल सूक्ष्मदर्शी में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसकी सहायता से बने आवर्धन क्षमता, इसकी सहायता से बने
इसकी सहायता से बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा, आंख पर बने वस्तु द्वारा दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होती है, के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर MP इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। ध्यान से समझिएगा, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे, उसमें भी आवर्धन क्षमता हम बताए थे। ठीक उसी तरह से इसमें भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। हम लोग आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे, तो कहेंगे क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता आंख पर बने प्रतिबिंब के द्वारा दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने आंख पर दर्शन कोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप देख सकते हैं आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा, ये बीटा है क्या, ये प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, और अल्फा क्या है, वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। तो चलिए हम बात करते हैं दर्शन कोण। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इसमें जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए अल्फा जो है आंख इस वस्तु के द्वारा AB वस्तु के पैरेलल हम खींचे हैं, A डबल डैश P ये वस्तु का कार्य करता है, जो कि AB के ये पैरेलल और बराबर भी है। तो इसके द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण है वो अल्फा है, और A डबल डैश B डबल डैश के द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो बीटा है। तो हम लोग करते क्या है, इस अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं त्रिभुज PA डबल डैश C2 में tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू PA डबल डैश बाई A डबल डैश C2। क्या करेंगे, PA डबल डैश बाई A डबल डैश C2। tan अल्फा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये PA डबल डैश ये लंब हो गया, और A डबल डैश C2 जो हो गया वो आधार हो गया। परपेंडिकुलर बाई बेस कर देते हैं। और ये जो एंगल है हम लिखेंगे क्या, सिंस tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। क्योंकि एंगल जो होता है बहुत ही स्मॉल बनता है, इसलिए ये टेंजेंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है अल्फा का। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। सो हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू हम लिखेंगे PA डबल डैश बाई A डबल डैश C2, और इसको इक्वेशन आप 1 कर लीजिए। अब तो हमें ये फिगर को मिटाना पड़ेगा। आप अपना दिमाग में रखिएगा ये फिगर, और हम इसको मिटा करके अब बीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे,
बीटा का मान निकालेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ये ए डबल डैश था, ए डबल डैश बी डबल डैश C2 में tan बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश और बाई हम लिख सकते हैं ए डबल डैश C2। और चूंकि यहां पर भी लिखेंगे कि tan बीटा जो है वो लगभग इक्वल है वो बीटा का, क्यों, क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे कि कोण जो होती है यानी कि दर्शन कोण बहुत ही छोटा होता है। दर्शन कोण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जब दर्शन कोण बहुत छोटा होता है तो उसके साथ जो टेंजेंट की क्रिया होती है उसको छोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है ना, यहां पर लिख देते हैं क्या, चूंकि कोण अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है इसलिए हम अल्फा की जगह पर हम ये लिख लेते हैं, बीटा की जगह पर हम ये कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश C2। तो इस तरह से अल्फा और बीटा का मान निकल गया। इस तरह से अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिएगा, समीकरण 1 से हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बाई क्या करेंगे बताइए, बाई ए डबल डैश C2 करेंगे ना। और बाई देखिए अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पर पी ए डबल डैश और बाई ए डबल डैश C2। और चूंकि यहां पे हम दिखाएंगे कि पी ए डबल डैश जो था वो इक्वल था ए बी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी ए के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए बी, और ये ऊपर चल जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे दोनों बराबर है तो कट जाएगा, ये ए बी है। अब क्या करते हैं ए डैश और बी डैश बाई ए डैश बी डैश, यहां पर लिखते हैं ए डैश बी डैश से गुणा तथा भाग करने पर ध्यान से समझिएगा, ये तो कट जाएगा, ये काट दिए तो बचेगा क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई पी ए डबल डैश की जगह पर हम ए बी कर दिए और ए डैश बी डैश ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, गुणा भी कर दिए और भाग भी कर दिए, क्या कर दिए, गुणा भी कर दिए और भाग भी कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ऊपर लिखेंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग करते क्या हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए बी। ये हम इसको यहां पर कर दिए और ए बी को इसके नीचे कर दिए। ध्यान से समझिए, ए डैश बी डैश को हम यहां पर कर दिए और ए बी को इस जगह पे कर दिए।
तो हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए बी। क्योंकि हम लोग ये प्रतिबिंब जो है ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश जो प्रतिबिंब का निर्माण होता था वो लेंस के द्वारा होता था, और ए डैश बी डैश जो है ये लेंस का, आई लेंस जो है नेत्रिका लेंस का ये ऑब्जेक्ट का काम करता था। तो ये टोटल नेत्र लेंस का है, तो हम आवर्धन क्षमता एम ई इज इक्वल टू इसके जगह पर लिख सकते हैं, एम ई के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। वैसे भी आवर्धन क्षमता हम लोग लेंस का जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, ना क्या पढ़े हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के लंबाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। हम लोग आवर्धन क्षमता लेंस में पढ़े हैं कि अगर वस्तु ये प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो प्रतिबिंब किसके द्वारा है, तो नेत्रिका के द्वारा है, मतलब आई लेंस का है। तो इस तरह से हम एमी लिखेंगे, एमी का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन आई लेंस। सो एमी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। जो आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम करता था। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे एम ओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बाई ए बी। ये एमओ का मतलब हुआ कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एमओ का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको स्मॉल से कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया। इसमें भी हम जानते हैं ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और ए बी जो है वो वस्तु की लंबाई है। तो हम जानते हैं द रेशियो ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर वी नो दैट द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो जो होता है लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का, उसी को मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्योंकि ये लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इसलिए इसे हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ये इमेज जो है वो आई लेंस का है और ए डैश बी डैश जो है वो आई लेंस का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर जो है आई लेंस का है, मीन्स नेत्रिका लेंस का है। अब दोनों का मान इसमें पुट करते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एमओ इंटू एमई। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमओ को हम पहले लिख दिए, उसके बाद हम एमई के लिख दिए। तो इस तरह से ये आवर्धन क्षमता हो गया किसका, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आवर्धन क्षमता क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आप इसको ऐसे भी दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं, मीन्स मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, आप बताइए ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम इसको लिख सकते हैं VO और AB जो है वस्तु की दूरी है UO, ये माइनस कर लेते हैं। और आप देख लीजिए इसको हम लोग करते हैं क्या, माइनस ये D है और ये कर लेते हैं A डैश B डैश, ये माइनस UE कर लेते हैं। तो इस दोनों की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस VO बाई UE, VO बाई MO के जगह पे VO बाई UO और इनटू एमई के जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा तो D बाई UE। तो इस तरह से ये आपका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। आप या तो ये याद करिए या तो ये याद करिए या फिर आप दोनों याद करके रखे रहिएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होता है
वो लेंथ हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू VO प्लस UE। आप ध्यान से समझिएगा, ये L क्या है, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप L इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, VO प्लस UE। VO का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड UE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस। हम लोग पढ़े हैं, अभी आपको बताए थे कि ये दो लेंस था और इस दो लेंस के बीच में ये आपका C1 और ये C2 था, और सपोज दैट यहां पर AB का फॉर्मेशन हो रहा है, A डैश और ये B डैश का फॉर्मेशन बन रहा था, तो ये VO था। क्या था, VO ऑब्जेक्ट का ये प्रतिबिंब का दूरी, और यहां से यहां की वस्तु की दूरी जो है UE है। इस तरह से ये टोटल लंबाई, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई जो हो जाएगा वो VO प्लस UE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VO प्लस UE हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आवर्धन क्षमता निकल चुका है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, और हम लोग का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसमें हमने बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्य विधि और सिद्धांत क्या होता है, और इसके आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।